जोसेफ बहुत गुस्से में राघव को ढूंढने अपने भाई पीटर के घर पहुंचा। सीरा ने राघव को जोसेफ के पैरों में गिरकर माफी मांगने को कहा। राघव ने शान के द्वारा नुकसान की बात बताई और बदले में एक कार और 50 लाख रुपए की डिमांड रखी। जोसेफ इस बेइज्जती से बहुत नाराज हुआ और राघव को मारने के लिए आगे बढ़ा। राघव ने जोसेफ का चेहरा भी शान की तरह पैरालाइज्ड कर दिया। अंत में हारकर जोसेफ ने एक महंगी बेंटले कार मंगवा दी और 50 लाख रुपए तान्या के अकाउंट में डलवा दिए। उन लोगों के जाने के बाद सीरा ने चिंतित होते हुए कहा, तुमने इस परिवार को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। तुम्हें पता भी है वो लोग अब हमारे साथ क्या करेंगे। सब कुछ जानकर भी तुमने ऐसा किया। तुम क्या पागल हो गए हो? तान्या ने सीरा को समझाते हुए कहा, माँ, इस बार राघव की कोई गलती नहीं थी। सारी गलती शान की थी। उसी ने ही हम पर हमला करवाया और हमें नुकसान पहुंचाया। इस बार राघव ने कुछ नहीं किया है। सही है, समय आने पर तुम्हें पता लग जाएगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। सीरा गुस्से में ये कहकर वहां से निकल गई। उधर शान और जोसेफ घर पहुंच चुके थे। शान ने जोसेफ से कहा, डैड, इसे आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये याद रखेगा। और रही बात पैसे की, तो मैं उससे पैसे भी निकलवा लूंगा। चुप रहो, और कितना शर्मिंदा करवाओगे? तुम्हारी वजह से मुझे घर जमाई की बातें सुननी पड़ रही हैं। तुम्हें तो उस घर जमाई से कुछ सीखना चाहिए, जोसेफ ने गुस्से में कहा। यह सुनकर शान बोला, डैड, वो मार्शल आर्ट्स जानता है, इसमें मेरी क्या गलती है? आप ही बताइए, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जोसेफ ने समझाते हुए कहा, बेशक जानता होगा मार्शल आर्ट्स, लेकिन दुश्मन से जब लड़ो तो उसके बारे में सही से पता कर लो। राघव आज बहुत खुश था। 2 साल में ये पहला मौका था जब तान्या ने उसकी इतनी फिक्र की थी। क्योंकि राघव के हाथ में प्लास्टर बंधा था तो तान्या ने उसकी शर्ट उतारने में भी मदद की। राघव 2 साल में पहली बार तान्या के इतना करीब आया था। उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। तान्या ने 50 लाख रुपए राघव को वापस देने की इच्छा जाहिर की, लेकिन राघव ने साफ इनकार कर दिया क्योंकि तान्या की कंपनी को अभी पैसों की बहुत जरूरत थी। दूसरे दिन सुबह तान्या श्रेया के साथ नई बेंटले कार में निकल गई और दूसरी तरफ राघव भी मसैरिटी कार में ऑफिस के लिए निकल गया। मैम, नई कंपनियां जिनसे हमारी बात चल रही थी वो हमारे साथ काम करना नहीं चाहती। वो अचानक ही पीछे हट गई हैं। ऑफिस की सेक्रेटरी ने सुबह सुबह ही तान्या को एक बुरी खबर सुना दी थी। तान्या ने चिंता करते हुए पूछा, इसका कुछ कारण बताया उन्होंने? सेक्रेटरी ने कहा, बस इतना ही बोले कि जांच में समय लगेगा, अभी हमें समय चाहिए। मुझे पता ही था ऐसा कुछ होगा, तान्या ने चिंता करते हुए मन ही मन में कहा। तान्या ने कुछ समय पहले ही अपनी कंपनी के काम को और आगे बढ़ाया था। कुछ ही समय पहले नई फैक्ट्री भी ली थी। इस समय नए इन्वेस्टर का पीछे हट जाना उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। हालांकि राघव के दिए हुए 50 लाख उसके अकाउंट में थे, जिससे कुछ समय तक फैक्ट्री चल सकती थी, लेकिन तुरंत बाद ही उसके पास दूसरी बुरी खबर आ गई कि फैक्ट्री के मजदूरों ने हड़ताल शुरू कर दी क्योंकि कुछ वक्त से उन्हें वेतन समय पर नहीं मिल रहा था। लेकिन इतने पैसे बकाया नहीं थे कि मजदूर हड़ताल पर बैठ जाए। ये बात उनके समझ में नहीं आ रही थी। तान्या के मन में यही बात चल रही थी कि यह सब एक साथ होना कोई संयोग नहीं है, जरूर इसके पीछे किसी का हाथ था। तान्या को तनाव में देख राघव भी कुछ नहीं कर पा रहा था। उसे पता था उसकी जगह ऑफिस में सिर्फ इंटर्न की थी। तान्या शायद ही राघव की किसी बात को सुनती। राघव बस यही सोच रहा था। इसी बीच मॉरिस भी ऑफिस में आ गया। राघव मॉरिस को देखते ही समझ गया था यह सब मॉरिस ही करवा रहा था। मुझे पता था यह सब तुमने करवाया है, राघव ने गुस्से में मॉरिस से कहा, जो याशी और ऑफिस के बाकी लोगों के साथ खड़ा था। मॉरिस ने तान्या को कैबिन में बैठे देखा और वो सीधे तान्या के कैबिन में चला गया। अरे वाह, क्या ये वेटर हमारी बॉस मिस तान्या का पति है? अरे वाह, तब तो आज खाना इसी के हाथों मंगवाया जाएगा। मॉरिस ने राघव द्वारा की गई बेइज्जती और पिटाई को भुलाया नहीं था और वो आज के पल को गंवाना नहीं चाहता था। लेकिन राघव के मन में ऐसा कुछ नहीं था। वो इन सब बातों को भूल चुका था। वो अभी सिर्फ कंपनी के बारे में ही सोच रहा था। इस समाज में लड़ाई से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, लेकिन मॉरिस जैसे लोग ये बात कभी नहीं समझते। पिछली बार तो मैं छोड़ दिया, यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। लगता है पिछली बार की मार से तुम पूरी तरह से जागे नहीं हो, इसलिए अपनी मौत की तलाश में यहाँ वापस आए हो, राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। मौत की तलाश में? मॉरिस ने थोड़ा रुककर कहा,
मैं तुम्हारे बारे में गलत था, पिछली बार तो तुम बच निकले, लेकिन अब तुम नहीं बचोगे। मेरे पास इतना पैसा है कि तुम्हें कभी भी कहीं भी मार सकता हूं। याशी ने आगे बढ़कर कहा, प्रेसिडेंट मॉरिस ये सिर्फ यहाँ इंटर्न है, छोड़िए इसे, आप इससे बात करने का कोई मतलब नहीं है। मैं एक मामूली से इंटर्न के साथ समय बर्बाद कर रहा हूं, तुम्हें पता है मेरा समय कितना कीमती है। मॉरिस ये बोलकर वहां से निकल गया। राघव, ये तुमने सही नहीं किया। प्रेसिडेंट मॉरिस को नाराज करना इस कंपनी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इस कंपनी में बहुत से लोग जिनकी फैमिली है वो अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं, तुम उन सबकी जिंदगी दांव पर लगा रहे हो। ऑफिस में काम कर रहे अन्य लोगों ने राघव को समझाते हुए कहा। मॉरिस कॉन्फ्रेंस रूम में एंटर हुआ, जहां तानिया के साथ ऑफिस के बैकबोन्स भी मौजूद थे। तानिया ये बात अच्छी तरह जानती थी कि ऑफिस में एक के बाद एक इस तरह की घटना घटने के पीछे मॉरिस का ही हाथ था, और वो इस बार पूरी तैयारी के साथ आया था। मॉरिस ने सीधे मुद्दे की बात छेड़ते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूं कि आज आप सब लोगों के सामने बैठा हूं, लेकिन जब फैक्ट्री से गुजर रहा था तो मजदूर मुझे हड़ताल करते हुए दिखे। क्या कोई परेशानी है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? मॉरिस सिर्फ तानिया के ऊपर दबाव डालना चाहता था। तानिया ने हल्के स्वर में कहा, घुमा फिराकर बात करने का कोई मतलब नहीं है, मैं बस ऑफिस में चल रही कंडीशंस के बारे में बात करना चाहती हूँ। तानिया सब कुछ जानकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। मॉरिस का क्लॉथ मार्केट में बहुत नाम था, मार्केट में उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था। मॉरिस के जितने कनेक्शंस मार्केट में थे उतने और किसी के नहीं थे। थोड़ी ही देर में कॉन्फ्रेंस रूम का माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया। तानिया ये बात अच्छी तरह जानती थी कि अगर मॉरिस उसकी कंपनी की मदद नहीं करता है तो जिस कंपनी को उसने कॉलेज में शुरू किया था, जिस पर दिन रात मेहनत की थी, वो पल भर में दिवालिया हो जाएगी। मॉरिस ने जानबूझकर तानिया के सामने कुछ इस तरह की शर्त रखी जिससे तानिया को खुद की कंपनी किसी और को देनी पड़ रही थी। तानिया, तुम्हें इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए, मॉरिस हमारी मदद ही करना चाह रहे हैं। याशी ने तानिया के कान में फुसफुसाया। तानिया ने कुछ ठहर कर कहा, याशी, इस कंपनी पर मैंने बहुत मेहनत की है, दिन रात एक करके इसे खड़ा किया है, और तुम कह रही हो कि मैं ऐसे ही ये कंपनी किसी के भी हाथों सौंप दूं? तानिया, कंपनी की आज की हालत देखो, ऐसे में सबसे सही फैसला मुझे यही लगता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो भविष्य में हमारी कंपनी कितने आसमान छुएगी, और अगर हम मॉरिस को मना करते हैं तो कंपनी दिवालिया हो जाएगी। याशी ने समझाते हुए कहा। मॉरिस ने कुर्सी पर आराम से बैठकर तानिया से कहा, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से सोच लीजिए। तानिया के मना करने की हिम्मत नहीं हुई, उसके पास हाँ करने के सिवाय कोई और विकल्प नहीं था। माहौल में तनाव बढ़ता जा रहा था और तानिया इससे बहुत परेशान हो गई थी। तभी राघव ने अचानक दरवाजा खोला और कॉन्फ्रेंस रूम में चला गया। मुझे माफ करना मैम, ये रुक नहीं रहे थे। राघव के पीछे आते एक स्टाफ मेंबर ने कहा, अरे वाह, मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हारी कंपनी में कुछ नियम और कानून नहीं है। कोई कहीं भी बैठ सकता है, किसी से भी बात कर सकता है, सीनियर जूनियर में कोई फर्क नहीं है। अब ये देखो, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में इस इंटर्न का क्या काम? मॉरिस ने माहौल को छेड़ते हुए कहा। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, इंटर्न हो तो क्या हुआ, मुझे भी कंपनी की चिंता है, इसलिए मुझे पता होना चाहिए कि कंपनी में चल क्या रहा है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है तो मुझे इस समय यहाँ जरूर होना चाहिए। राघव तानिया को इस तरह परेशान नहीं देख सकता था। राघव, तुम थोड़ी देर चुप बैठोगे? यहाँ कंपनी के कुछ अलग मामलों में बातचीत हो रही है जिसमें तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। याशी ने गुस्से में उठते हुए कहा। अच्छा, मुझे लगता है तुम्हें चुप रहना चाहिए। तानिया मेरी पत्नी है और उसकी परेशानियों से मुझे लेना देना है। राघव ने याशी को देखते हुए कहा। तुम्हारी हिम्मत? याशी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वहीं दूसरी तरफ राघव, जो अभी अभी कॉन्फ्रेंस रूम में घुसा था, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा था। वैसे तो राघव क्लॉथ बिजनेस में अच्छा नहीं था, लेकिन वो ये समझ गया था कि मॉरिस अगर तानिया की मदद करता तो कंपनी मॉरिस की हो जाएगी और भविष्य में तानिया को मॉरिस के पास काम करना होगा। राघव ने कहा, मॉरिस, तुम यहाँ हेल्प करने आए हो या हमारा फायदा उठाने? मॉरिस ने राघव को एकटक देखते हुए कहा, मैं तुम लोगों का फायदा उठाऊंगा? तुम्हारे मजदूर हड़ताल पर हैं, तुम्हारी आधी से ज्यादा फैक्ट्री बंद है, और हाँ, अगर तुम आने वाले ऑर्डर को पूरा नहीं कर पाए तो तुम्हें उसके नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। अब तुम्हारे पास यही रास्ता है कि या तो मेरे साथ हाथ मिला लो या फिर लोगों के जूते खाने के लिए तैयार हो जाओ। राघव ने कहा, तुम्हारे साथ मिलकर काम करने की नौबत मुझे तो नहीं लगता कि अभी आई है, इसलिए उठो और बाहर निकलो यहाँ से। ए लड़के, तुम जानते नहीं हो कि तुम किससे बात कर रहे हो। अगर मैं आज इस मूड से बाहर चला गया
तो तुम सबकी जिंदगी नर्क बना दूंगा, मॉरिस ने बहुत गुस्से में कहा। तान्या और ऑफिस के सभी लोग मॉरिस की बात सुनकर बहुत घबरा गए, लेकिन राघव अभी तक मॉरिस को धमकाने के स्वर में उसके सामने खड़ा था। राघव, तुम इस बिजनेस के बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम चुप रहो। क्या तुम हम सबको मुसीबत में डाल रहे हो? तुम्हारी वजह से तान्या को अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है, याशी ने गुस्से में कहा। हाँ, मुझे बिजनेस करना नहीं आता, लेकिन मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि यहाँ बात बिजनेस की नहीं, पैसों की हो रही है, राघव ने समझाते हुए कहा। और इस तरह के लोगों से किस तरह निपटना है मुझे ये अच्छी तरीके से आता है, तुम इसकी चिंता मत करो। तुम सही कह रहे हो कि हम पैसों की बात कर रहे हैं। तुम्हारी पत्नी की एक कंपनी घाटे में जा रही है, क्या इसे बचाने के लिए तुम्हारे पास पैसा है? मॉरिस ने राघव का मजाक बनाते हुए कहा। हाँ, मैंने अभी अभी कंपनी के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए डलवाए हैं। अगर ये पैसा कम पड़ता है तो मैं और भी पैसे डलवा सकता हूं, राघव ने मुस्कुराकर कहा। सभी लोग राघव की बात सुनकर हैरान थे कि उसके पास इतना सारा पैसा कहां से आया। आखिर राघव के पास इतना सारा पैसा। राघव ने जोसेफ और शान का फेस पैरालाइज्ड ठीक कर दिया था, पर जोसेफ राघव द्वारा की गई बेइज्जती से बहुत परेशान था। सीरा भी इस बात को लेकर बहुत गुस्से में थी। तान्या और राघव के बीच की दूरी धीरे धीरे कम होने लगी थी। तान्या को ऑफिस जाकर बुरी खबर मिली कि सभी इन्वेस्टर्स पीछे हट गए और मजदूर हड़ताल पर बैठ गए थे। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही मॉरिस ने कंपनी को खरीदने की बात कही तो ये सुनकर राघव ने कंपनी को 1 करोड़ रुपए देने की बात कह डाली। राघव ने हाल ही में अपनी एक पेंटिंग बेची थी जिसके उसे 1 करोड़ रुपए मिले थे। ये उसी तरह की एक महंगी पेंटिंग थी जो उसने तान्या की दादी को गिफ्ट दी थी। यह पैसा उसने अपने पास सुरक्षित रखा हुआ था। मॉरिस ने हंसते हुए कहा, क्या 1 करोड़? तुम जैसे फटीचर आदमी के पास 1 करोड़? मुझे तो ये सुनकर भी हंसी आ रही है। मॉरिस को राघव के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि 1 करोड़ बहुत बड़ी रकम थी और राघव के पास इतने पैसे होना नामुमकिन था। उसे राघव की बातें मजाक लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ तान्या को भी राघव के ऊपर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि उनके पास सच में 1 करोड़ रुपए होंगे। तभी कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा खोलकर एक स्टाफ मेंबर अंदर आया और बोला, तान्या मैम, अभी अभी किसी ने कंपनी के अकाउंट में 1 करोड़ रुपए डलवाए हैं। इतना पैसा एक साथ आना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तान्या ने थोड़ा रुक कर कहा, ये कैसे हो सकता है? पूरे कॉन्फ्रेंस रूम में हलचल सी मच गई। सभी लोग राघव की तरफ देखकर तरह तरह की बातें करने लगे, क्योंकि अभी अभी राघव ने 1 करोड़ रुपए की बात कही थी और दूसरे ही पल कंपनी के बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए। सभी लोग आश्चर्य में थे कि राघव जैसे एक साधारण आदमी के पास, जो कंपनी में इंटर्न के रूप में काम करता है, 1 करोड़ रुपए कहां से आए। तान्या भी राघव को देखकर यही सोच रही थी कि वो 2 साल से राघव के साथ में है और उसे नहीं पता था कि राघव के पास इतना सारा पैसा है। हालांकि वो राघव से ये पैसे लेना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अगर वो ऐसा नहीं करती तो उसकी कंपनी मॉरिस के पास चली जाती। मॉरिस ने बहुत गुस्से में कहा, क्या मजाक है? मुझे समझ में नहीं आ रहा, तुम जैसे फटीचर आदमी के पास 1 करोड़ रुपए आए कहां से? शायद मैं कोई सपना देख रहा हूं, क्योंकि तुम्हारी तो मेरे सामने खड़े होने की भी औकात नहीं है। मॉरिस को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी एक तड़ाक की आवाज गूंजी। राघव ने आगे बढ़कर मॉरिस को एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, शायद ये थप्पड़ तुम्हें जगाने के लिए बहुत होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? मॉरिस की आंखें गुस्से में लाल हो गई थीं, क्योंकि आज दूसरी बार राघव ने उसे सबके सामने मारा था। राघव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो क्या हो गया? अगर मैंने तुम्हें मारा तो? मॉरिस ने गुस्से में कहा, तो फिर मारो मुझे, एक काम करो, मुझे जान से मार डालो। मॉरिस अपने होश खो बैठा था और बहुत गुस्से में था। यह देखकर मॉरिस के बॉडीगार्ड राघव को मारने के लिए आगे बढ़े। मॉरिस जानता था कि राघव को लड़ना आता है। जिस आदमी ने एक साथ 25-30 लोगों को अकेले मार गिराया था, उसके सामने ये चंद बॉडीगार्ड्स नहीं टिक पाएंगे। कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे सभी लोग ये देखकर घबरा गए थे। तान्या ने चिल्लाते हुए कहा, मॉरिस, अब मुझे यहाँ कोई गड़बड़ नहीं चाहिए, इसलिए अच्छा यही होगा कि आप यहाँ से चले जाएं। प्लीज जाइए। चला जाऊं?
इस आदमी ने मुझे थप्पड़ मारा है, ऐसे कैसे चला जाऊं? मॉरिस ने गुस्से में कहा। वहीं दूसरी तरफ 2 बॉडीगार्ड्स ने राघव को बहुत जोर से पकड़ा हुआ था। राघव के एक हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ था और वो थोड़ा कमजोर लग रहा था, लेकिन अगले ही पल राघव ने दोनों बॉडीगार्ड्स को मारकर बाहर की तरफ धकेल दिया। मॉरिस, मुझे माफ करना, लेकिन आपके बॉडीगार्ड्स तो बहुत ही कमजोर हैं यार। राघव ने मॉरिस के चेहरे को थपथपाकर मुस्कुराते हुए कहा। मॉरिस को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। राघव ने कुछ ही पल में उसके सबसे स्पेशल बॉडीगार्ड्स को मार गिराया था। कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे सभी लोग आश्चर्य से राघव की ओर देख रहे थे। उन्हें खुद की आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सभी यही सोच रहे थे कि राघव एक हाथ से इतने तगड़े बॉडीगार्ड से कैसे लड़ेगा, लेकिन कुछ ही पल में राघव ने उन दोनों बॉडीगार्ड्स को मार गिराया। क्योंकि सभी ने राघव के घर जमाई होने की बात सुनी थी, लेकिन आज राघव को इस रूप में देखकर सभी लोग सरप्राइज्ड थे। वहीं दूसरी तरफ मॉरिस गुस्से में लाल हो गया था, क्योंकि इस बार वो पूरी तैयारी के साथ आया था, लेकिन सबके सामने इस तरह बेइज्जत होने पर वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। तान्या राघव की तरफ आश्चर्य से देख रही थी। उसे नहीं पता था कि राघव मार्शल आर्ट्स में इतना अच्छा है। वो तो बस यही सोच रही थी कि राघव एक साधारण सा आदमी है जो उसके घर में घर के साधारण से काम करता था। तुम्हारा क्या है, लंच करने का इरादा है? चलो निकलो यहां से, इससे पहले कि मैं। राघव ने हल्की मुस्कान के साथ मॉरिस से कहा। मॉरिस की आंखें गुस्से में लाल थीं। उसने कहा, तुम्हें ये बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत पछताओगे तुम। ये कहकर मॉरिस बहुत गुस्से में वहां से निकल गया। मॉरिस के जाने पर कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे सभी लोग खुश थे और दूसरे ही पल ऑफिस का माहौल चेंज हो गया। सभी ने राहत की सांस ली। तान्या ने मुस्कुराते हुए कहा, चलिए अब ये मीटिंग खत्म करते हैं यहीं पर, सभी लोग जाकर अपना अपना काम कीजिए। राघव तुम रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सभी लोग राघव और तान्या को अकेला छोड़कर कॉन्फ्रेंस रूम से निकल गए। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिर्फ एक इंटर्न हूं, तुम्हें मुझसे अकेले में क्या बात करनी है? ये गोल गोल बातें करने की जरूरत नहीं है मेरे सामने, समझे? अब सीधे सीधे बताओ, तुम्हारे पास इतना सारा पैसा आया कहां से? तान्या ने पूछा। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूं, ये उसी की सेविंग्स है। तुम मुझे क्या इडियट समझते हो? तुम केटीवी में एक वेटर की जॉब करते हो। सच सच बताओ, तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहां से आया? तान्या ने गुस्से में कहा, मैं सच कह रहा हूं, ये केटीवी की अलग एक ब्रांच है, कोई साधारण ब्रांच नहीं है, तो मुझे वहां से अच्छा पैसा मिल जाता है। राघव ने समझाते हुए कहा। तान्या ने गुस्से में कहा, बकवास मत करो और सच बताओ कि ये पैसे तुम्हारे पास आए कहां से? तान्या को यही लग रहा था कि राघव कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहा, क्योंकि राघव के पास इतना सारा पैसा होना नामुमकिन था। अरे तान्या, तुम समझ नहीं रही हो, ये एक हाई केटीवी और मैंने बहुत सारी लॉटरी के टिकट भी खरीदे थे, बस उसी से पैसा आया है। राघव ने समझाते हुए कहा, तुम मुझे। तान्या बहुत गुस्से में थी और वो कुछ नहीं बोल पाई। उसे यही लग रहा था कि राघव कुछ छुपा रहा था जो सच में वो उसे बता नहीं रहा था। तान्या, चिंता मत करो, ये पैसा मेरी मेहनत का ही है, मैंने कोई इलीगल काम नहीं किया है। राघव जानता था तान्या किस बारे में बात कर रही है। उसने बात पलटते हुए कहा, छोड़ो ना ये सब, कहाँ फंस गए हम भी, ये सेलिब्रेट करने का मौका है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तान्या ने परेशान होकर गुस्से में कहा, बाहर निकलो यहां से, अभी के अभी बाहर निकलो। तान्या, मेरी बात कब? राघव कुछ बोल नहीं पाया और एक मुस्कुराहट के साथ कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल गया। कुछ समय तक राघव तान्या को देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन तान्या ने ध्यान नहीं दिया। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। कंपनी की स्थिति अब काफी सुधर गई थी और काम भी शुरू हो चुका था। उसी दौरान सभी लोग राघव से तरह तरह के सवाल पूछने लगे थे। तुम और तान्या कहाँ मिले थे पहली बार? क्या वो तुम्हारे पीछे पड़ी है या तुम उसके पीछे पड़े हो? क्या तुम बहुत अमीर हो? तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहां से आया? क्या तुम किसी अमीर परिवार से हो? राघव किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता था और वो ये समझ गया था कि उसे अपनी प्रोफाइल लो ही रखनी पड़ेगी, नहीं तो वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा जहां से निकल पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। राघव अपनी असलियत किसी को नहीं बताना चाहता था। वो चाहता था कि सभी उसे एक साधारण आदमी ही समझे। राघव, याशी ने हल्का सा खांसते हुए कहा। राघव ने याशी की तरफ देखा। राघव, प्लीज मुझे माफ कर दो,
मैंने तुम्हें गलत समझा। याशी ने अपना हाथ राघव की तरफ दोस्ती के लिए बढ़ाया। राघव ने याशी से हाथ मिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं लगा। तुम तान्या की बहुत अच्छी दोस्त हो और तुम तान्या और इस कंपनी की बहुत परवाह करती हो। मैं समझता हूं ये सारी बातें। याशी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम कहो तो मैं तुम्हारी पोजीशन चेंज करवा दूं, एक इंटर्न के रूप में काम करना। अरे नहीं नहीं, मुझे इंटर्न के रूप में काम करने में बहुत मजा आ रहा है, और वैसे भी ये हमारी कंपनी है, मुझे तो अभी यहाँ बहुत कुछ काम सीखना है। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। याशी ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, फिर भी तुम्हें कुछ समझ में ना आए या कोई दिक्कत हो तो तुम सीधा आकर मुझसे बात कर सकते हो। याशी अभी तक राघव से बात करने में थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रही थी। वो अपने पिछले बर्ताव को लेकर थोड़ी शर्मिंदा थी। कंपनी अब अपने ट्रैक पर आ गई थी, सभी लोग अपने अपने काम में व्यस्त हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ कुछ मजदूर हड़ताल खत्म कर दोबारा अपने काम में जुट गए। राघव यही सोच रहा था कि मजदूर खुद हड़ताल नहीं कर सकते, उन्हें किसी ने उकसाया है। उसे मॉरिस और मॉरिस के लोगों पर शक हो रहा था। मॉरिस आगे भी कंपनी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता था। तान्या इन दिनों ऑफिस के काम में बहुत बिजी हो गई थी। राघव ने फैक्ट्री के मजदूरों से मिलने के लिए तान्या को बताया तो तान्या ना नहीं कर पाई। लंच करने के बाद राघव फैक्ट्री में मजदूरों से मिलने के लिए निकल गया। तान्या राघव की चिंता कर रही थी क्योंकि उसके एक हाथ में अभी भी प्लास्टर बंधा हुआ था। तान्या ने श्रेया को भी राघव के साथ भेज दिया। कार में बैठते समय राघव ने अपना प्लास्टर उतार दिया और कार चालू की, तभी उसे सामने श्रेया खड़ी नजर आई। राघव ने श्रेया को देखकर कहा, तुम इस तरह सामने क्यों खड़ी हो? कार के नीचे आकर मरना चाहती हो क्या? श्रेया ने कहा, मुझे तान्या ने तुम्हारे साथ जाने के लिए कहा है, और ये क्या, तुमने अपना प्लास्टर उतार दिया? तुम्हारा हाथ अभी ठीक नहीं है, कितने केयरलेस हो तुम। राघव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो तुम्हें क्या लगता है मैं एक हाथ से गाड़ी नहीं चला सकता? श्रेया ने राघव को गुस्से में देखते हुए कहा, बिल्कुल चला सकते हो, लेकिन ये मत भूलो कि ये किसी और की गाड़ी है और तुम्हें जल्द ही उसे वापस देनी है। राघव ने समझाते हुए कहा, देखो मैं भी इसे वापस करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास किरण का पता वगैरह कुछ नहीं है। राघव ने कार चालू कर एक्सीलरेटर दबाया। उसका हाथ धीरे से सही हो रहा था और वो अच्छी तरह गाड़ी चला पा रहा था। हालांकि उसका हाथ पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, लेकिन उसे अपने जख्म सही करने आते थे। वो आमतौर पर अपनी चोट का इलाज खुद ही कर लेता था। ऑफिस से फैक्ट्री ज्यादा दूर नहीं थी, दोनों जल्दी पहुंच गए। राघव ने कार खड़ी की और दोबारा अपना प्लास्टर पहनने लगा। श्रेया ने यह देखकर कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, प्लास्टर बांध रहा हूं। अगर फैक्ट्री के मजदूर गुस्से में हुए तो मुझे घायल देखकर वो मेरे ऊपर हमला नहीं करेंगे। श्रेया ने राघव को देखते हुए कहा, चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या राघव तान्या को पैसों का सच बताएगा? क्या मॉरिस इस थप्पड़ का? दोस्तों, अभी खरीदिए कोई भी कॉइन पैक और एंजॉय कीजिए एड फ्री लिसनिंग। राघव ने खुद के पास रखी एक महंगी पेंटिंग बेचकर 1 करोड़ रुपए तान्या की कंपनी के बैंक अकाउंट में डलवाकर मॉरिस के गंदे हाथों में कंपनी को जाने से बचा लिया था, और साथ ही राघव ने मॉरिस को थप्पड़ मारकर ऑफिस के बाहर का रास्ता भी दिखा दिया। तान्या ये समझ नहीं पा रही थी कि राघव के पास इतना सारा पैसा आया कहां से। तान्या के पूछने पर राघव ने लॉटरी और अपनी पार्ट टाइम जॉब का बहाना बना लिया। राघव मजदूरों से मिलने के लिए फैक्ट्री में जाना चाहता था, तो तान्या ने श्रेया को भी उसके साथ भेज दिया। गार्ड ने श्रेया को देखा और उसे जाने दिया। फैक्ट्री में काम दोबारा शुरू हो गया था। दोनों वर्कशॉप वाले एरिया में चले गए। वंडरफुल। तभी एक ब्लैक जर्मन शेफर्ड उनके सामने आकर जोर जोर से भौंकने लगा। यह देखकर श्रेया थोड़ा घबरा गई। वहीं कुछ दूर खड़े सिगरेट पी रहे लोगों ने राघव को देखा और उनके करीब आने लगे। ये जर्मन शेफर्ड उन्हीं के द्वारा पाला गया था। क्या तुम वही हो जिसने स्पेशल ट्रेनिंग ली है? राघव ने जर्मन शेफर्ड के पेट पर हाथ मारकर कहा। जर्मन शेफर्ड जमीन पर उल्टा लेटकर खेलने लगा। राघव जानवरों से बहुत प्यार करता था। वो कुत्ते को देखते ही उसके साथ खेलने लगा। लड़कों को अपने करीब आता देख राघव ने कुत्ते से मुस्कुराते हुए कहा, इडियट, क्या तुम्हें तुम्हारे मालिक ने बाहर के लोगों को देखकर काटना नहीं सिखाया? श्रेया ने यह देखकर कहा, तुम कुत्ते से क्या बात कर रहे हो? वो तुम्हारी बात समझ नहीं पा रहा है।
उसे डर लग रहा था कि कहीं वो जर्मन शेफर्ड भड़क ना जाए और उनके ऊपर हमला ना करते। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हें पता है, कुत्ते आंखों की भाषा समझते हैं। अगर तुम उन्हें प्यार से देखोगे तो वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। तुम लोग कौन हो तुम लोग, और यहाँ क्या कर रहे हो? भीड़ में आते हुए एक आदमी ने अपनी सिगरेट सुलगाते हुए कहा, मुझे ऐसा लगता है कि यह हमारी फैक्ट्री से नहीं है। श्रेया ने उन लोगों के कपड़े देखकर पहचान लिया था। तुमने देखा नहीं है, ये कैसे बिना वजह हमारे ऊपर भौंक रहा है? राघव ने उस आदमी को एकटक देखते हुए कहा, ये सिर्फ भौंकता ही नहीं, काटता भी है, इसलिए जितना हो सके इससे दूर रहो, समझे? आदमी ने कहा, यह काम का समय है और तुम लोग यहां काम क्यों नहीं कर रहे हो? श्रेया ने चिंता जाहिर करते हुए कहा। श्रेया तान्या की बॉडीगार्ड होने के साथ साथ वीकडेज में ऑफिस के कुछ काम भी करती थी। बाहर में गया फैक्ट्री का काम, ये फैक्ट्री हमारे परिवार की है और हमारे परिवार द्वारा ही चलाई जाती है, तो यहाँ के नियम भी हम लोग ही तय करेंगे। हमें नियम सिखाने की जरूरत नहीं है। आदमी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे परिवार की फैक्ट्री है? राघव ने आश्चर्य से उस आदमी को देखा और सोचने लगा कि ये उसके परिवार की फैक्ट्री कैसे हो गई। आदमी ने थोड़ा आगे आकर गुस्से में कहा, हाँ और क्या, मेरे पिताजी इस फैक्ट्री के डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस फैक्ट्री को खोला है। तुम्हें क्या ये बात समझ में नहीं आ रही? यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो हमें कुछ बोल सके, तो तुम सोच समझ कर ही बोलना, जो भी बोलो। अच्छा जॉन, तो ये तुम हो? राघव ने जॉन को पहचानते हुए कहा। जॉन तान्या का कजन था जो राघव के तान्या की दादी के बर्थडे पर मिला था। तान्या के मामा रुस्तम जॉन के पिता थे और वही इस फैक्ट्री के डायरेक्टर थे। तान्या ने सीरा के कहने पर ही उन्हें डायरेक्टर की पोस्ट दी थी। जॉन काम में अच्छा था, लेकिन अपने पापा के डायरेक्टर होने से वो अपने आप को इस फैक्ट्री का किंग समझता था। कौन हो तुम? जॉन ने राघव को ऊपर से नीचे तक देखा और थोड़ा सोचकर जोर जोर से हंसने लगा। अच्छा, तो ये तुम हो राघव, एक घर जमाई? यहाँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? एक मिनट, तुम्हें मेरी बहन तान्या ने तो नहीं भेजा है? जॉन, क्या ये वही राघव घर जमाई है जिसके बारे में तुम बात बताते रहते हो? जॉन के पीछे खड़े लोगों ने राघव को देखा और राघव के ऊपर हंसने लगे। राघव ने समझाते हुए कहा, देखो जॉन, मैं ये सब बातें करने नहीं आया हूं। हम एक ही परिवार से हैं, तुम्हें समझना चाहिए कि फैक्ट्री में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। जॉन ने राघव को गुस्से में देखा और कहा, हाँ एक ही परिवार से हैं, नहीं तो तुम्हारी अक्ल अभी तक ठिकाने लगा देता। मेरे पास फालतू बातों का समय नहीं है, मेरे रास्ते से हट जाओ, अभी मेरे पास बहुत काम है। राघव ने जॉन को देखते हुए कहा, मुझे तो तुमसे बहुत डर लग रहा है। अब सुनो, अगर आज की तारीख में मुझे 1 लाख रुपए नहीं मिले तो तुम यहां से जाने के बारे में सोच भी मत लेना। जॉन ने राघव को धमकाते हुए कहा, रहने दो राघव, इनके मुंह लगना बेकार ही है। श्रेया ने गुस्से में कहा, ओह तुम तो मेरी बहन की ड्राइवर हो, तुम्हें पता नहीं ड्राइवरों को बीच में बोलने का अधिकार नहीं है, अपनी औकात में रहो। जॉन ने श्रेया को देखते हुए कहा। श्रेया ये सुनकर बहुत गुस्से में आ गई, लेकिन शांत खड़ी रही और सोचने लगी, हाँ मैं ड्राइवर हूं, लेकिन ड्राइवर और मालिक का रिश्ता कैसा है वो मुझे तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। मैं अपने काम के लिए पूरी तरह से ईमानदार हूं। मुझे तो तुम लोगों को देखकर हंसी आती है जो अपने आप को तान्या का रिश्तेदार भी कहते हो और काम भी समय पर नहीं करते हो। राघव ने श्रेया को समझाते हुए कहा, छोड़ो श्रेया, इनसे बात करने की जरूरत नहीं है। हम यह फैक्ट्री के मजदूरों से मिलने आए हैं, हमें वो काम करना चाहिए। श्रेया जॉन को गुस्से से देखने लगी। जॉन और उसके आदमी उन दोनों का रास्ता रोककर खड़े हो गए। जॉन राघव को ब्लैकमेल करना चाह रहा था, इसलिए उसने राघव का रास्ता रोक दिया। तुम अभी तक वहां खड़ी क्या कर रही हो? तुम्हें तान्या ने मेरी सेफ्टी के लिए भेजा है ना, तो अब इनसे लड़ो। राघव ने श्रेया को देखते हुए कहा, तुम ये? श्रेया राघव को गुस्से में देखने लगी। जॉन के पास अब लड़ने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं था। वहीं दूसरी तरफ श्रेया ने अपनी पहली चाल चल दी थी और उसने ग्रुप में से एक आदमी को जमीन पर गिरा दिया था। ये देखकर कुछ और लोग आगे आए, लेकिन श्रेया ने उन्हें भी मारकर जमीन पर गिरा दिया। एक लड़की से मार खाने पर सभी लोग शर्मिंदा हो गए और डरकर थोड़ा पीछे हट गए। एक एक करके सभी वहां से भागने लगे। अरे मेरे लिए रुको, मैं भी आ रहा हूं। जॉन ने श्रेया की तरफ गुस्से से देखा और वहां से भाग गया। एक लड़की के हाथों मार खाए जाने पर जॉन बहुत शर्मिंदा हो रहा था। उसने मन ही मन सोच लिया कि इन लोगों को मैं यहां से वापस जाने नहीं दूंगा। ये तान्या के रिश्तेदार हैं, मुझे विश्वास नहीं होता। श्रेया ने गुस्से में कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं।
राघव ने श्रेया को समझाया और दोनों फैक्ट्री के अंदर की ओर चले गए। फैक्ट्री में अभी सभी लोग अपना काम कर रहे थे और किसी ने भी श्रेया और राघव के ऊपर ध्यान नहीं दिया। राघव ये देखकर थोड़ा हैरान था। उसने कुछ लोगों से हड़ताल पर बैठने की वजह पूछी, लेकिन वहां मौजूद लोग बात करना नहीं चाहते थे। सभी लोग थोड़ा डरे हुए थे और राघव से बात करने में थोड़ा हिचकिचा रहे थे। श्रेया भी ये देखकर थोड़ा सोच में पड़ गई। वो सोच रही थी कि कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छा है और सभी को अपनी सैलरी समय पर मिल जाती है। बस अभी कुछ महीनों से देरी हो रही है, लेकिन हड़ताल जैसी वजह तो इसमें नजर नहीं आती है। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी। श्रेया ने कहा, देखिए हम यहाँ हड़ताल की वजह पूछने आए हैं। आप हमसे बात नहीं करेंगे तो इस परेशानी का हल नहीं निकल पाएगा। एक महिला ने आगे बढ़कर कहा, मुझे पता है इस हड़ताल की वजह। उस महिला को श्रेया की बातों में ईमानदारी दिखी और उसने आगे बढ़कर श्रेया से बात की। राघव ने आगे आकर तुरंत पूछा, बताइए क्या वजह है? पहले आपको यह वादा करना होगा कि आप हमें नौकरी से नहीं निकालेंगे। महिला ने नर्म आवाज में पूछा, जब तक आप अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे तब तक आपको इस नौकरी से मैं तो क्या कोई भी नहीं निकाल सकता। राघव ने समझाते हुए जवाब दिया, सृष्टि अब अपनी बकवास बंद करो। सच यही है कि हमें अपनी सैलरी समय पर नहीं मिली है, इसलिए हम लोग हड़ताल पर हैं। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम ज्यादा बात ना करो। कुछ और लोग आगे आए और उनमें से एक आदमी ने समझाते हुए कहा, यह आदमी यूनियन लीडर संजय था। इन लोगों ने हमें बहुत मारा है और झूठ बोलने पर मजबूर किया है। हम लोग सच बोलना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों ने हमें मार मार कर झूठ बुलवाया और हड़ताल करवाई। महिला ने आगे आकर सब कुछ बता दिया। इस बार वो कुछ भी छुपाना नहीं चाहती थी, क्योंकि आज ही सुबह उसे बहुत मारा गया था। उसके गाल पर लाल थप्पड़ों के निशान थे। ये सुनकर संजय बहुत गुस्से में आ गया, क्योंकि फैक्ट्री के मैनेजर से उसके बहुत अच्छे संबंध थे। उसका काम सिर्फ फैक्ट्री के मजदूरों पर दबाव डालना था ताकि वो झूठ बोल सके, और इस बात का उसे पैसा भी मिलता था। ये लोग भोले भाले मजदूरों से इसी तरह से काम करवाते थे। फैक्ट्री में ऐसे लोगों की वजह से दूसरे लोग भी ईमानदारी से अपना काम नहीं कर पाते थे। संजय ने सृष्टि को बहुत जोर से धक्का दिया, जिसकी वजह से वो गिर गई। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। संजय का चेहरा गुस्से में बहुत लाल हो गया था। वहीं दूसरा आदमी सृष्टि को थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ा। राघव ने बिना समय गवाए उस आदमी का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया और धक्का देकर उसे दूर धकेल दिया। कौन हो तुम और तुम्हारी मेरे लोगों पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम जानते नहीं हो तुम किससे पंगा ले रहे हो। संजय ने बहुत गुस्से में राघव को देखते हुए कहा। चिल्लाओ मत। श्रेया ने कंपनी का आईडी कार्ड दिखाते हुए कहा। कंपनी का आईडी कार्ड देखकर संजय सकपका गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करना चाहिए। अच्छा आप फैक्ट्री से? मुझे माफ कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। संजय ने थोड़ा घबरा कर कहा। घबराहट से उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप लोग हमें बता सकते हैं। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, श्रेया ने सभी को समझाते हुए कहा। क्योंकि फैक्ट्री में आना बहुत कम होता था, इसलिए यहाँ की प्रॉब्लम्स का किसी को पता नहीं चलता था। राघव ने सभी मजदूरों से अलग अलग जाकर बात की और उन्हें समझाते हुए कहा, अब आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। राघव अब सब समझ गया था कि यह सब तानिया के मामा रुस्तम का ही बिछाया हुआ गेम था। उसी ने ही मजदूरों को हड़ताल करने को मजबूर किया था और साथ साथ उसने फैक्ट्री में कुछ ऐसे लोगों को भी रखा हुआ था जो उसी के लिए काम करते थे, जिन्हें हर हफ्ते वो मोटा पैसा देता था। रुस्तम ने मॉरिस द्वारा लिए हुए पैसे से ये पूरा गेम बनाया था और अपने ही परिवार को धोखा दे रहा था। क्या चल रहा है वहां और कौन हो तुम लोग? किस बारे में बात कर रहे हो? एक जोरदार आवाज के साथ कोई फैक्ट्री के अंदर आया। यह आदमी तानिया का मामा रुस्तम था। रुस्तम कुछ आदमियों के साथ फैक्ट्री के अंदर आया। रुस्तम को देख संजय के हाव भाव बदल गए, क्योंकि रुस्तम काफी समय से फैक्ट्री में मैनेजर रहा था और उसे इस पोस्ट से कोई हटा नहीं सकता था। डैड, यही है वो जिसने मुझे और मेरे आदमियों को बहुत मारा है। जॉन ने राघव को गुस्से से देखते हुए कहा। क्या राघव मजदूरों को अपनी बात समझा पाएगा? आखिर कौन था ये राघव मजदूरों से मिलने के लिए फैक्ट्री पर गया, पर तभी लोगों ने उसका रास्ता रोक दिया। ये लोग और कोई नहीं मजदूरों से बात करने लगे। कोई भी मजदूर उनसे बात करने को तैयार। गुस्से में ऑफिस का आईडी कार्ड दिखाया। आईडी कार्ड देखकर फैक्ट्री का मैनेजर रुस्तम वहां आया और उसने
राघव और श्रेया को देखते हुए गुस्से में कहा। रुस्तम को आता देख यूनियन लीडर संजय और उसके आदमियों के हाव भाव बदल गए, क्योंकि बहुत समय से रुस्तम इस फैक्ट्री का मैनेजर था और ये आदमी उसके लिए ही काम करते थे। रुस्तम अपने आदमियों के साथ आगे बढ़ा और पूरी स्थिति को समझने लगा। डैड, यही है वो जिसने मुझे और मेरे आदमियों को मारा है, जॉन ने राघव को देखते हुए गुस्से में कहा। ये कोई बात करने की जगह है? बात करने के लिए हमारे पास ऑफिस है, हम ऑफिस में चलकर बात करते हैं, रुस्तम ने राघव और श्रेया को देखते हुए कहा और ऑफिस की तरफ चला गया। सभी लोग ऑफिस की तरफ चले गए। फैक्ट्री का ऑफिस बहुत ही सुंदर और बड़ा था। आइए दामाद जी बैठिए, ये कौन सी हवा है जो आपको आज यहाँ खींच लाई है? रुस्तम ने मुस्कुराकर राघव और श्रेया की तरफ देखा और कुर्सी पर बैठते हुए कहा। वहीं दूसरी तरफ जॉन और रुस्तम के आदमी रुस्तम के आसपास खड़े हो गए, क्योंकि रुस्तम तान्या का ही रिश्तेदार था, इसलिए उसने प्यार से बात करना ही सही समझा। मैंने सुना तुम्हारी जॉन से लड़ाई हो गई, यह सब क्या है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, रुस्तम ने राघव को देखते हुए कहा। यह सब छोड़िए, मैं ये सब बात करने के लिए यहाँ नहीं आया हूं। मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दीजिए कि आपने ही मजदूरों को हड़ताल पर बैठने पर मजबूर किया था। राघव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। क्या मजाक कर रहे हो? मैं इस फैक्ट्री का मैनेजर हूँ, ये मेरी भी फैक्ट्री है, और मैं भला मजदूरों को हड़ताल पर बैठने के लिए कैसे कह सकता हूँ? और रही बात मजदूरों की, तो वो सब ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, बहुत भोले हैं, उनसे कुछ भी कहो मान लेते हैं, उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता, रुस्तम ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे पता है आप मॉरिस के साथ मिले हुए हो, और ये सब मॉरिस नहीं करवाया है, और इन सब के लिए मॉरिस ने आपको बहुत सारा पैसा दिया है, राघव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। राघव की बात सुनकर रुस्तम घबरा गया और उसने बोला, क्या बकवास कर रहे हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये सब मैंने करवाया है? मुझे कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना। राघव बिना डरे रुस्तम की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि अगर रुस्तम तान्या का रिश्तेदार नहीं होता तो वो अभी रुस्तम के मुंह से सारा सच उगलवा देता। चलिए छोड़िए, आप फैक्ट्री के मैनेजर हैं और मैं मानता हूं कि आपके पास बहुत सारा पैसा होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके काम की और फैक्ट्री के अकाउंट की आज ही जांच की जाए, राघव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। राघव, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? मैं तुमसे उम्र में और तजुर्बे में बहुत बड़ा हूं, तुम मेरे काम की जांच करोगे? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है, रुस्तम ने एकटक राघव को देखते हुए कहा। डैड, आप क्यों इसकी बकवास सुन रहे हैं? इसे उठाइए और बाहर फेंक दीजिए, जॉन ने राघव को गुस्से में देखते हुए कहा। बेहतर यही होगा कि आप अपना सामान पैक कर अपने साथियों को लेकर यहां से निकल जाइए। आप तान्या के रिश्तेदार हैं, इसलिए मैं अभी तक चुप हूं, राघव ने मुस्कुराते हुए रुस्तम से कहा। अपनी जुबान संभाल कर बात करो, तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो? मैं इस कंपनी का मैनेजर हूं और मेरी मर्जी के बिना यहाँ का एक पत्ता भी नहीं हिलता, रुस्तम ने टेबल पर हाथ मारते हुए राघव को देखकर कहा। श्रेया, तुम कंपनी के अकाउंट डिपार्टमेंट में खबर करो, हमें आज ही सारे अकाउंट्स चेक करवाने हैं, राघव ने रुस्तम को देखा और पलटकर श्रेया से कहा। वहीं दूसरी तरफ श्रेया भी बहुत गुस्से में थी और वो यही सोच रही थी, तान्या को फैक्ट्री में क्या चल रहा है कुछ भी नहीं पता, और ये लोग किस तरह तान्या को बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन इस बार रुस्तम ने हद ही कर दी है, ये सारी बातें तान्या को पता होना बहुत जरूरी है। वो अपना फोन निकालकर कंपनी का नंबर डायल करने लगी। फोन नीचे रखो, मैंने कहा फोन नीचे रखो, नहीं तो तुम दोनों यहां से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे, रुस्तम ने चिल्लाकर कहा। और दूसरे ही पल फैक्ट्री का दरवाजा खोलकर कई लोग राघव और श्रेया की तरफ बढ़ने लगे। वो लोग मजदूर नहीं थे, रुस्तम के ही आदमी थे। श्रेया घबरा गई और उसने फोन नीचे रख दिया। अब क्या करें? श्रेया ने राघव को देखकर कहा। मुझे क्या पता अब क्या करना चाहिए, तान्या ने तुम्हें मेरी सेफ्टी के लिए भेजा है, और वैसे भी मेरे एक हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ है, तो तुम्हें इन सबसे अकेले लड़ना होगा, राघव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। श्रेया ने राघव को एकटक देखा और कहा, क्या बोल रहे हो? ये मजाक करने का समय नहीं है, और मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। मैं इतने सारे लोगों से अकेले नहीं लड़ पाऊंगी। हाँ ठीक है, मैंने ट्रेनिंग ली है, लेकिन मैं कोई सुपरमैन नहीं हूँ। श्रेया ने ट्रेनिंग ली थी, लेकिन इतने सारे लोगों से लड़ना उसके बस की बात नहीं थी। राघव, तुम्हें पता नहीं है तुम किससे टक्कर ले रहे हो? तुम्हारी औकात क्या है मेरे सामने? अगर सीरा ने तुम्हें अपने घर में जगह नहीं दी होती तो तुम आज सड़कों पर भीख मांग रहे होते, रुस्तम ने राघव का मजाक बनाते हुए कहा। वो समझ गया था कि राघव उनके सामने टिक नहीं पाएगा। अपनी जुबान संभाल कर बात करो, और अब तो मैं तुम्हें इस फैक्ट्री से बाहर निकाल कर ही दम लूंगा। मैं इतनी देर से तुमसे प्यार से बात कर रहा था सिर्फ इसलिए कि तुम तान्या के रिश्तेदार हो, राघव ने गुस्से में कहा।
पकड़ो दोनों को, दोनों में से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। रुस्तम ने अपने आदमियों को इशारा कर चिल्लाते हुए कहा। रुस्तम की बात सुनकर सभी लोग राघव और श्रेया की तरफ बढ़ने लगे और वो सब यही सोच रहे थे कि राघव जिसका हाथ टूटा हुआ है उसे वो चुटकियों में मसल देंगे। श्रेया दौड़कर दरवाजे की तरफ गई, लेकिन उसने देखा कि दरवाजा लॉक था। सभी ये देखकर हंसने लगे और श्रेया और राघव की तरफ बढ़ने लगे। अब वो दोनों भेड़ियों के बीच घिर चुके थे, लेकिन दूसरे ही पल राघव आगे बढ़ा और एक आदमी को गर्दन से पकड़कर नीचे गिरा दिया। श्रेया ये देखकर हैरान थी और सोच रही थी कि राघव का एक हाथ प्लास्टर से बंधा हुआ था, फिर भी वो बहुत आराम से लड़ पा रहा था। राघव एक के बाद एक सबको मारकर जमीन पर गिरा रहा था। तभी उसने भीड़ में से एक आदमी को गर्दन से पकड़कर जमीन पर गिराया और वो आदमी जमीन पर बहुत तेज कांपने लगा। ये देखकर सभी लोग घबरा गए और भीड़ में से एक आदमी ने कहा, इसे मार्शल आर्ट्स और एक्यूपंक्चर टेक्निक आती है, सतर्क रहना। सभी लोगों ने राघव को चारों तरफ से घेर लिया। जॉन और रुस्तम भी ये देखकर बहुत घबरा गए। रुस्तम को नहीं पता था राघव लड़ने में इतना अच्छा है और उसे मार्शल आर्ट्स आता था। मौका देखते ही राघव ने जॉन की गर्दन मरोड़कर जमीन पर गिरा दिया और उसे घसीटकर खिड़की की तरफ धकेल दिया और दूसरे ही पल उसने जॉन को खिड़की से लटका दिया। अब जॉन का आधा शरीर खिड़की से बाहर लटक रहा था। श्रेया ये देखकर बहुत हैरान थी, क्योंकि जॉन बहुत मोटा और लंबा था और वहीं दूसरी तरफ राघव बहुत कमजोर था। फिर भी राघव ने जॉन को आसानी से उठाकर खिड़की पर धकेल दिया था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कोई हिलना मत अपनी जगह से, नहीं तो मेरे एक इशारे से ये नीचे गिर जाएगा, राघव ने गुस्से में कहा। सभी लोग फैक्ट्री की 5वीं मंजिल पर थे और खिड़की के नीचे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे। जॉन इतनी ऊंचाई से पत्थरों पर गिरता तो जिंदा नहीं बच पाता। डैड मुझे बचाओ, प्लीज प्लीज हेल्प मी डैड, डैड प्लीज, जॉन ने घबराते हुए चिल्लाकर कहा। खिड़की के बाहर बहुत तेज हवा चल रही थी और जॉन को लग रहा था वो किसी भी पल नीचे गिर जाएगा। रुस्तम अपने बेटे की हालत देखकर वैसे तो अंदर से घबरा रहा था, पर ऊपर से राघव को गुस्से में देखकर उसे फिर से चेतावनी देते हुए राघव से बोला, राघव मेरी बात सुनो, अगर जॉन को कुछ भी हुआ तो उसकी तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम दोनों में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। तुम्हारी बातों का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं मरने से नहीं डरता हूं। तुम बस अपने बेटे की फिक्र करो और सच में अपने बेटे को जिंदा देखना चाहते हो तो अभी अपने आदमियों के साथ अपना सामान पैक करके यहां से निकलो। राघव ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, सुनो राघव, हम सब एक परिवार हैं और ये बातें हमें बैठकर सुलझानी चाहिए। रुस्तम ने राघव को समझाते हुए कहा और अपने आदमी को इशारा किया। आदमी रुस्तम का इशारा समझ गया था और वो धीरे धीरे राघव की तरफ बढ़ने लगा। अपनी जगह से हिलना मत, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। अगर मैं अपनी जगह से हिला तो ये खिड़की से नीचे गिर जाएगा। अपने बेटे को जिंदा देखना है तो पीछे खड़े रहो, राघव ने गुस्से में रुस्तम से कहा। ठीक है, तुम जो कहोगे मैं मानने को तैयार हूं, बस तुम जॉन को खिड़की से अंदर ले लो, रुस्तम ने राघव को समझाते हुए कहा। राघव ने जॉन को खिड़की से अंदर खींच लिया और जमीन पर गिरा दिया और कुर्सी खींचकर जॉन के पास में ही बैठ गया। यह देखकर श्रेया मुस्कुराने लगी और सोचने लगी कि राघव ने बहुत अच्छे से सिचुएशन को संभाल लिया था। अपने आदमियों को लो और यहां से बाहर निकल जाओ और इस बार कोई चालाकी करने की सोचना भी मत, नहीं तो मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा जॉन को बाहर फेंकने में। राघव ने सभी को देखा और गुस्से में रुस्तम से कहा, ठीक है राघव, हम लोग जा रहे हैं। रुस्तम अब समझ गया था कि राघव को मार्शल आर्ट्स आते हैं और वो लड़ना जानता है, क्योंकि उसके बहुत सारे आदमी अभी भी जमीन पर पड़े करा रहे थे। आप लोग अगर शांति से यहां से चले जाएंगे तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, राघव ने समझाते हुए कहा। वहीं दूसरी तरफ कोने में खड़ी श्रेया राघव को हैरानी से देख रही थी और यही सोच रही थी कि जो आदमी बातों को इतनी अच्छी तरह समझता है, इतना प्रैक्टिकल है, यहाँ तक कि मार्शल आर्ट स्टंट आते हैं, वो आदमी घर जमाई बनने के लिए कैसे तैयार हो गया। साथ में उसे ये देखकर भी अच्छा लग रहा था कि राघव ने रुस्तम जैसे लोगों को फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया था, जो लोग फैक्ट्री में रहकर कंपनी को ही बर्बाद कर रहे थे, जिनके कहने पर मजदूर हड़ताल पर बैठ गए, जिसकी वजह से कंपनी को इतना नुकसान उठाना पड़ रहा था। तुम वहां क्या कर रहे हो? बाहर निकलो यहां से, तुम हम सबको मरवाना चाहते हो, रुस्तम ने चिल्लाकर अपने आदमी को कहा। रुस्तम ने अपना सामान पैक किया और फैक्ट्री से बाहर जाने लगा।
तभी उसने राघव को गुस्से से देखा। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं। वो अपनी ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने गुस्से में राघव से कहा, राघव, ये तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा, इसका बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा। जब इच्छा हो आ जाना, मैं यही मिलूंगा तुम्हें। राघव ने एकटक रुस्तम को देखकर कहा। राघव नहीं चाहता था कि सीरा को इस बात का पता चले। क्या सीरा को इन सब बातों का पता चलेगा? वो फिर राघव अब समझ गया था कि रुस्तम मॉरिस के साथ गया था। मॉरिस अपना सामान पैक करके फैक्ट्री से मजदूर बहुत खुश थे। सभी लोग खुशी से बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। रुस्तम जॉन और उसके साथियों को बाहर जाता देख फैक्ट्री के मजदूर बहुत खुश थे। सभी लोग खुशी से पटाखे जलाने लगे। फैक्ट्री के मजदूरों के लिए ये दिन किसी दिवाली या किसी बड़े त्योहार से कम नहीं था। रुस्तम और उसके साथियों के जाते ही फैक्ट्री के मजदूरों ने गेट बंद कर दिया। पूरी फैक्ट्री में खुशी की लहर दौड़ गई थी। अब हम क्या करेंगे? हमने तो फैक्ट्री के मैनेजर को ही बाहर निकाल दिया। अब ये मजदूर किसकी देखरेख में काम करेंगे? और अभी इस बात का तान्या को पता भी नहीं है। तान्या ने सिर्फ हमें मजदूरों से बात करने भेजा था और अब यहाँ इतनी बड़ी गड़बड़ हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तान्या को ये सब कैसे बताऊंगी। श्रेया ने घबराते हुए कहा। हाँ तो तुम ही बताओ, हमारे पास ऑप्शन क्या था? इसके अलावा हम लोग कुछ कर नहीं सकते थे। ऐसे लोग फैक्ट्री चला रहे हैं जिनको सिर्फ अपनी जेब भरनी है। मुझे तो लगता है इसकी जगह हमें मैनेजर की पोस्ट के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की तलाश करनी चाहिए। वो महिला सृष्टि, वो बहुत ईमानदार है। मुझे लगता है इस पोस्ट के लिए वो बिल्कुल सही है। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे ये सब मजाक लग रहा है। तुम्हें अंदाजा भी है हम लोगों ने क्या किया है? श्रेया ने चिंता करते हुए राघव से कहा। मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। ये कंपनी तान्या की है और तान्या मेरी पत्नी है, इसलिए मैं जो भी करूंगा सोच समझ कर ही करूंगा। तुम चिंता मत करो। राघव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अरे तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। श्रेया ने लगभग परेशान होते हुए जमीन पर थूकते हुए कहा। फैक्ट्री के सभी मजदूर दोनों की बातें सुनकर वहां इकट्ठा हो गए। तुम बेमतलब इतना घबरा रही हो, ये इतनी बड़ी परेशानी की बात नहीं है। यहां से सिर्फ फैक्ट्री का मैनेजर ही क्या है, उसके बिना भी फैक्ट्री में काम हो सकता है। ये सभी लोग अपने काम को लेकर बहुत ईमानदार हैं। राघव ने समझाते हुए कहा। हाँ, हम लोग मैनेजर के बिना काम कर सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। सभी मजदूरों ने राघव की बात पर हामी भरते हुए कहा। ठीक है, लेकिन फैक्ट्री में मैनेजर का होना बहुत जरूरी है। तो आपकी नजर में कोई ईमानदार और कुशल व्यक्ति हो तो आप लोग भी मुझे बता सकते हैं। राघव ने मजदूरों से पूछा। सृष्टि होनी चाहिए मैनेजर, उसे काम की बहुत अच्छी जानकारी है और वो अपने काम को लेकर बहुत ईमानदार भी है। सभी ने राघव की बात का तुरंत जवाब दिया। मैं नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, ये बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। सृष्टि वैसे तो बहुत ईमानदार थी और उसे पता भी था कि फैक्ट्री में किस तरह काम को मैनेज किया जाता है, लेकिन वो अपने आप को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए तैयार नहीं समझती थी। अरे सृष्टि, तुम हम सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हो और तुम्हें पता भी है फैक्ट्री में किस तरह काम किया जाता है। तुम्हारे अंदर काम को मैनेज करने का हुनर भी है। हमारी नजर में तुम परफेक्ट हो। सभी ने सृष्टि को समझाते हुए कहा। ठीक है सृष्टि, तुम आज से काम को मैनेज करोगी। राघव ने सृष्टि को देखते हुए कहा। सृष्टि कुछ बोल नहीं पाई। उसने कभी सोचा नहीं था जिस फैक्ट्री में वो काम कर रही है एक दिन वो उस फैक्ट्री की मैनेजर बन जाएगी। वो इसे एक सपना ही समझ रही थी। अब तुम दिल लगाकर ईमानदारी से काम करना, राघव ने सृष्टि को समझाते हुए कहा। जी, मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगी। थैंक यू सो मच। सृष्टि ने राघव से हाथ मिलाकर थैंक यू बोला। ये क्या किया तुमने? इस तरह से फैक्ट्री के मैनेजर को चेंज कर दिया। ये फैसला कंपनी की मीटिंग में बैठकर लिया जाता है। देखा जाता है कि उस आदमी में वो काम करने की काबिलियत है कि नहीं, और तुमने बिना किसी से बात किए कंपनी का मैनेजर चेंज कर दिया। बाहर निकलकर श्रेया ने राघव को देखते हुए कहा। ये मेरी पत्नी की फैक्ट्री है, मुझे फैसला लेने का पूरा हक है। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ मुझे पता है ये तान्या की फैक्ट्री है, लेकिन अब यहाँ जो कुछ भी हुआ है हम तान्या को कैसे बताएंगे? और रुस्तम, वो चुप नहीं बैठेगा, वो जरूर तान्या से मिलने ऑफिस जाएगा। श्रेया ने राघव को देखकर चिंता में कहा। ठीक है, मैं उससे नहीं डरता, लेकिन तान्या की जिंदगी में कोई परेशानी होगी तो मैं उसे सहन नहीं करूंगा, फिर चाहे उसके रिश्तेदार ही बीच में क्यों ना आए। राघव ने श्रेया को देखते हुए कहा। वो श्रेया राघव की बात सुनकर मुस्कुराने लगी। तभी ब्लैक जर्मन शेफर्ड राघव के पास आकर अपनी पूंछ हिलाने लगा।
वो बहुत डरा हुआ था क्योंकि रुस्तम ने जाते समय उस पर बहुत गुस्सा निकाला था। राघव को वो ब्लैक जर्मन शेफर्ड बहुत अच्छा लगा और उसने उसे अपने पास रख लिया। देख, मुझे नहीं पता मेरा फ्यूचर क्या है, लेकिन तुम मेरे साथ फ्यूचर में रह सकते हो, राघव ने मुस्कुराकर कुत्ते से कहा और कुत्ता बहुत गंभीर होकर राघव की तरफ देखने लगा। ये सब देखकर श्रेया हंसने लगी। दोनों उस जर्मन शेफर्ड को लेकर कंपनी की तरफ निकल गए। राघव ने जर्मन शेफर्ड को कंपनी के बाहर बांध दिया और श्रेया के साथ अंदर की तरफ चल दिया, क्योंकि इस बार बात छोटी नहीं थी। फैक्ट्री में इतना सब कुछ चल रहा था और तान्या को किसी भी बात का अंदाजा नहीं था। जब तान्या ने यह बात सुनी कि राघव ने रुस्तम को फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया तो वो दंग रह गई, क्योंकि तान्या बहुत समय से रुस्तम को फैक्ट्री से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कभी ऐसा कर नहीं पाई। आज जब उसने सुना कि राघव ने बहुत आसानी से उसे बाहर निकाल दिया तो वो इस बात को समझ नहीं पाई। वो यही समझ रही थी कि राघव सिर्फ मजदूरों से बात करने के लिए जा रहा है, लेकिन उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा कुछ कर देगा। तान्या को लग रहा था कि उसने राघव के बारे में गलत सोचा। वो इंसान को पहचानना और जिम्मेदारी उठाना जानता था, लेकिन उसे डर था कि रुस्तम इस बात का बदला जरूर लेगा। वो चुप नहीं बैठेगा और साथ साथ वो ये भी सोच रही थी कि सीरा को इस बात का पता न चल जाए। तान्या घर जाते समय बहुत अच्छे मूड में थी, क्योंकि सुबह मॉरिस वाली प्रॉब्लम और शाम को रुस्तम वाली प्रॉब्लम एक साथ सही हो जाना उनके लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन था। राघव ने इन दोनों प्रॉब्लम्स को एक ही दिन में सॉल्व कर दिया था, लेकिन अचानक ही उसका मूड खराब हो गया। घर पहुंचकर उसने सिगरेट का धुआं और कॉफी का कप टेबल पर रखा हुआ देखा। क्योंकि तान्या के घर में कोई सिगरेट नहीं पीता था, इसलिए वो थोड़ा सकपका गई। उसी समय जॉन लैपटॉप हाथ में लिए कमरे से बाहर आया और तान्या को देखकर मुस्कुराने लगा। तान्या को लगा रुस्तम के दिमाग में कोई गेम चल रहा है। अरे तान्या, तुम आ गई, आओ बैठो। तुम्हारा ये लैपटॉप तो बहुत ही अच्छा है, बहुत फास्ट है, काफी सारे नए फीचर्स हैं। मुझे लगता है ये बहुत ही महंगा होगा, जॉन ने सोफे पर बैठते हुए तान्या से कहा। और दूसरी तरफ रुस्तम अपनी सिगरेट जलाकर सुलगाने लगा और टेबल पर रखी कॉफी पीने लगा। उसके चेहरे से लग रहा था कि कुछ भी ना हुआ हो। किससे पूछकर तुम मेरे कमरे में गए और किससे पूछकर तुमने मेरा लैपटॉप उठाया? तान्या ने गुस्से में जॉन को देखते हुए कहा। तान्या अपनी चीजों को लेकर बिल्कुल भी लापरवाह नहीं थी, क्योंकि उसके लैपटॉप में कंपनी की बहुत सारी चीजें थी, इसलिए उसकी इजाजत के बिना कोई इसके चीजों को हाथ नहीं लगाता था। ठीक है, रख देता हूं तुम्हारा लैपटॉप, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम चाहे तो कभी हमारे घर आ जाना, मेरे कमरे में जो पसंद हो वो ले लेना, यहाँ तक कि मेरे कमरे में सो भी जाना, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा। लेकिन तुम तो इतनी सी बात का बुरा मान गई, जॉन ने उदास होकर तान्या से कहा। तान्या बहुत घबरा गई थी। उसे पता था रुस्तम इस तरह चुप नहीं बैठेगा, लेकिन जॉन और रुस्तम के इस तरह से घर आ जाने की उम्मीद तान्या को नहीं थी। बुआ, मेरा कंप्यूटर खराब हो गया है, ये लैपटॉप बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सारे नए फीचर्स भी हैं, मुझे कुछ जरूरी काम है, तो क्या मैं इसे घर ले जा सकता हूँ? जॉन ने किचन की तरफ देखते हुए चिल्लाकर कहा। सीरा मुस्कुराते हुए किचन से बाहर आई और उसने जॉन से कहा, अरे इसमें पूछने की क्या बात है, तुम जब चाहे ले जा सकते हो, ये तुम्हारा ही घर है। राघव जब से घर में आया था, सीरा किचन का काम बहुत कम ही करती थी। माँ, ये लैपटॉप मेरा है, उसे देने से पहले आप मुझसे पूछ तो लो, तान्या ने सीरा से कहा। तान्या, इसमें गलत क्या है? जॉन तुम्हारा छोटा भाई है, अगर उसे ये लैपटॉप पसंद आ रहा है तो उसे लेने दो, तुम नया खरीद लेना, और वैसे भी ये अब तुम्हारे लिए पुराना हो गया है, सीरा ने तान्या को समझाते हुए कहा। माँ, इसमें कंपनी के बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो मेरे लिए बहुत जरूरी हैं, तान्या ने गुस्से में सीरा से कहा। ओह सॉरी, मैंने ये गलती से ले लिया, मुझे पता नहीं था इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। आई एम सॉरी तान्या, जॉन ने झूठी हमदर्दी दिखाते हुए कहा। ठीक है, कोई बात नहीं तान्या, जॉन ये लैपटॉप तुम रख लो, तान्या खुद के लिए एक नया लैपटॉप खरीद लेगी। इससे पहले कि तान्या कुछ बोल पाती, सीरा ने तान्या की तरफ देखा और जॉन से कहा, ओह थैंक यू सो मच। जॉन ने मुस्कुराते हुए तान्या की तरफ देखा और लैपटॉप पर गेम खेलने लगा। तान्या की आंखें गुस्से से लाल हो गई, क्योंकि उसके लैपटॉप में कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और फाइल्स थी जिन्हें उसने बहुत मेहनत से तैयार किया था। अब उन्हें दोबारा तैयार करने के लिए उसे उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन सीरा की मर्जी के आगे उसे झुकना पड़ा और वो कुछ बोल नहीं पाई। तान्या, राघव कहाँ है? आज दिन में तो बहुत ताकतवर बन रहा था
और अब उसकी घर आने की हिम्मत नहीं हो रही। हाँ, जॉन ने राघव का मजाक उड़ाते हुए कहा। इज्जत से बात करो, राघव मेरा पति है और वो उम्र में तुमसे बड़ा है। तान्या ने जॉन को देखते हुए कहा और गुस्से में अपना दरवाजा बंद कर अंदर की तरफ चली गई। मेरी बात सुनो तान्या, तुम्हें राघव से दूर रहना चाहिए। मुझे लगता है उसे सिर्फ तुम्हारे पैसे और तुम्हारी कंपनी में इंटरेस्ट है। वो तुम्हें कभी भी धोखा दे सकता है। वो तुमसे प्यार नहीं करता, जॉन ने तान्या के पीछे आते हुए कहा। दूसरी तरफ सीरा खड़ी यही सोच रही थी कि रुस्तम का परिवार जब भी उसके घर आता है कुछ ना कुछ चीजें ले जाता है और वो कभी वापस नहीं आती। इसी बात से उसे सबके सामने हमेशा शर्मिंदा होना पड़ता था। इसी समय राघव जर्मन शेफर्ड डॉग को साथ में लिए घर के अंदर एंटर हुआ। रुस्तम और जॉन को देखकर वो थोड़ा सकपका गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जॉन इस तरह से घर पर आ जाएगा। अरे राघव, आओ आओ, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम इतना जल्दी घर आ जाओगे। राघव को देखकर रुस्तम ने अजीब ढंग से कहा। यह मेरा घर है, मैं जब चाहे यहां पर आ सकता हूं। यह किस तरह का सवाल है? राघव ने मुस्कुराते हुए कहा। रुस्तम आगे कौन सी चाल चलने वाला था? सीरा को फैक्ट्री की बात का पता चलेगा तो